बजट सत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अविनय राउत। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र देहरादून में 18 फरवरी से आहूत होगा सत्र। वित्त मंत्री बोले जन भावनाओं के अनुरूप होगा बजट। 12 फरवरी को होगी कैबिनेट की बैठक। बजट में प्रस्ताव और भू कानून विधेयक पर हो सकती है चर्चा। बैठक में प्रस्ताव का किया जाएगा अनुमोदन। उत्तराखंड चार धाम यात्रा की तैयारी। अगले हफ्ते ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। यात्रा को 10 किलोमीटर के सेक्टर में बांटा जाएगा। लक्सर में किसान संघ ने दिया सीएम आवास घेरने का अल्टीमेटम। सरकार गन्ना मूल्य पर नहीं ले रही कोई ठोस कदम। रुड़की में नवनिर्वाचित मेयर का शपथ ग्रहण समारोह। प्रथम महिला मेयर अनीता देवी अग्रवाल की शपथ। निगम बोर्ड के सभी 40 पार्षद भी लेंगे शपथ। खटीमा में हर घर जल योजना पर बीजेपी का विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। जल जीवन मिशन के तहत बनी टंकी में पानी नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां 12 फरवरी को होगी धामी कैबिनेट की बैठक। बैठक में सशक्त भू कानून विधेयक पर चर्चा हो सकती है। और एक बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां बैठक में सशक्त भू कानून विधेयक पर चर्चा की जा सकती है। 18 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा सत्र से पहले कई विभागों के प्रस्ताव भी पास होंगे। सत्र से पहले कई विभागों के प्रस्ताव भी पास होंगे। वित्त वन सिंचाई के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। कार्मिक कृषि विभागों के प्रस्ताव पर यह चर्चा हो सकती है। कई विभागों के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। और देहरादून से आपको एक खबर बता रहे, जहां 12 फरवरी को होगी धामी कैबिनेट की बैठक। बैठक में सशक्त भू कानून विधेयक पर चर्चा की जा सकती है। 18 फरवरी से शुरू हो रहा विधानसभा सत्र। सत्र से पहले कई विभागों के प्रस्ताव भी पास होंगे। सत्र से पहले कई विभागों के प्रस्ताव भी पास हो सकते हैं। और वित्त वन सिंचाई के प्रस्ताव पर हो सकती है चर्चा। कार्मिक कृषि विभागों के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। फिर 12 फरवरी को होगी धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक। बैठक में सशक्त भू कानून विधेयक पर चर्चा हो सकती है। 18 फरवरी से शुरू हो रहा विधानसभा सत्र। सत्र से पहले कई विभागों के प्रस्ताव भी पास होंगे। कार्मिक कृषि विभागों के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। और अब बात करें रुद्रपुर की, जहां महापौर और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह। नगर निगम महापौर पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह। रुद्रपुर से आपको यह हम जानकारी बता रहे हैं, जहां नगर निगम महापौर पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह। कांग्रेस के पार्षदों का ना पहुंचना दर्शाता है नाराजगी। गांधी पार्क में रुद्रपुर नगर निगम का शपथ ग्रहण समारोह। और बड़ी जानकारी आपको रुद्रपुर से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के पार्षदों का ना पहुंचना नाराजगी दर्शाता है। और शपथ ग्रहण में कांग्रेस का सामूहिक बहिष्कार। पार्षदों के बीच गहरा असंतोष। महापौर और पार्षदों की शपथ ग्रहण समारोह। नगर निगम महापौर पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह। कांग्रेस के पार्षदों का ना पहुंचना नाराजगी दर्शाता है।
गांधी पार्क में रुद्रपुर नगर निगम का ये शपथ ग्रहण समारोह। रुक करते हैं रुड़की का, जहां नवनिर्वाचित मेयर का शपथ ग्रहण समारोह। प्रथम महिला मेयर अनीता देवी अग्रवाल की शपथ ग्रहण समारोह। तो प्रथम महिला और मेयर अनीता देवी अग्रवाल का शपथ ग्रहण समारोह। नेहरू स्टेडियम में समारोह कार्यक्रम का आयोजन होगा। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। नेहरू स्टेडियम में समारोह कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सभी तैयारियों को भी पूरा कर लिया गया। निगम बोर्ड के सभी 40 पार्षद भी लेंगे शपथ। डीएम हरिद्वार शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। नवनिर्वाचित मेयर का शपथ ग्रहण समारोह। प्रथम महिला मेयर अनीता देवी अग्रवाल की शपथ। नेहरू स्टेडियम में समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सभी तैयारियां को भी पूरा कर लिया गया। नेहरू स्टेडियम में समारोह कार्यक्रम का आयोजन। खबर अक्सर से है, जहां आधे से अधिक सत्र बीतने के बावजूद गन्ना मूल्य घोषित न किए जाने से नाराज भारतीय किसान संघ ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को लेकर गंभीर नहीं है। किसान गन्ना मूल्य घोषित किए जाने को लेकर सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहे, लेकिन सरकार किसानों की तरफ से मुंह फेरे हुए और अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका। यदि एक सप्ताह के भीतर गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया गया तो संघ के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के आवास को घेरने का काम करेंगे। ठीक भाई साहब, ठीक है, आ जाओ तो मैं चाय पिलूंगा। नहीं आ जाओ भाई। ठीक है, आ जाओ तो मैं चाय पिलूंगा। ठीक भाई साहब, ठीक है, आ जाओ तो मैं चाय पिलूंगा। रिमाइंडर दिया, एक रिमाइंडर और देगा। अगर जो ये 5-6 दिन में हमारी मांगे 7-8 दिन में नहीं वो करते तो उसके बाद में हम घेराव करेंगे मुख्यमंत्री का और गन्ना मंत्री का, क्योंकि अब किसान का सब्र टूट चुका है। और मेरी समझ में नहीं आता कितनी बड़ी बड़ी यूनियन बोली नहीं रही बिल्कुल भी। अरे भाई, हमको गन्ने के बारे में भी तो बोलना चाहिए। हमारी मेन जो क्या नाम गन्ने की पैदावार है, मतलब उत्तर प्रदेश की, पश्चिम उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, और उस पर कोई बोल ही नहीं रहा बिल्कुल भी। मैं तो आज सबको कह रहा था भाई इसमें भी तो कुछ सोचो। लेकिन भारतीय किसान संघ अपने माध्यम से, अपने पूरे मतलब उसके तीनों जिलों के और पूरी यूनिट के माध्यम से हम लोग इसका घेराव करेंगे और जल्दी से जल्दी नई भाव घोषित करते तो मुख्यमंत्री के वहाँ जाकर इसका घेराव करेंगे। खबर उधम सिंह नगर से, जहां बीते 4 सालों से खटीमा के टिगरी और नदन्ना क्षेत्र में हर घर नल योजना के तहत पेयजल आपूर्ति न किए जाने से आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष जीवन धामी के नेतृत्व में एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट को एक ज्ञापन सौंपकर पेयजल अतिशीघ्र सप्लाई शुरू करने की मांग की। वहीं बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष जीवन धामी ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार की हर घर जल योजना के तहत खटीमा के नदन्ना आईटीआई परिसर में करोड़ों की लागत से पेयजल आपूर्ति
हेतु टंकी का निर्माण किया गया था, लेकिन उस टंकी से आज तक दोनों गांवों को पानी की सप्लाई नहीं हो पाई। जबकि केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना में करोड़ों खर्च करने के बावजूद विभागीय अधिकारी सरकार के अभियान को पलीता लगाते दिखाई दे रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब 5 साल होने को आ गए इसमें, लेकिन वर्ल्ड बैंक का है इसका पहले शिलान्यास किया था, बाद में लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया था, वर्तमान विधायक के चुनाव लगभग ये मैंने एक बाकी पाइप पैसा भी बात किया आपने नहीं, तो जल विभाग देख रहा है ना, तो जल और नल वाली जो योजना थी, 1 रुपए वाली जो थी, वर्ल्ड बैंक अनुदानित जी योजना थी, और ये टैंक का बना हुआ है, टैंक आईटीआई के अंदर बना हुआ है। समस्या तो शहर में हर जगह है, लेकिन क्या है कि अभी वर्तमान में 2020 में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोकार्पण तथा शिलान्यास किया गया था। एक टंकी जो है नदन्ना आईटीआई में तिगरी और नदन्ना ग्राम सभा के नाम से एक योजना थी, जिन 2 गांवों के लिए पानी का उस टंकी के माध्यम से संचार होना था। लेकिन क्या हुआ कि 2000 आपके संज्ञान में डालना चाह रहा हूँ, 2020 से लेके अब तक उस टंकी से ग्रामवासियों से आप जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। उस टंकी से किसी भी ग्रामवासी ने उस पानी का भोग नहीं किया है। जो पाइपलाइन बिछाई गई थी और जो ये कहा गया था कि हर घर नल, उसके अंतर्गत जो नदन्ना में एक टंकी का निर्माण किया गया था, उस टंकी में अब ये बता रहे हैं कि वहाँ पर जितने भी पानी सप्लाई की गई है वहाँ पर पानी प्राप्त नहीं हो रहा है। तो मैंने एक्सीडेंट साहब से भी बात की, तो एक्सीडेंट साहब ने बताया कि पीडब्ल्यूडी ने कुछ रोड खोदी थी, जिसके कारण वो कुछ क्षतिग्रस्त हो गया है। तो लिहाजा कंपेंसेटरी बजट उनको पीडब्ल्यूडी द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर इसको हम सुचारू कर देंगे, तो हर जगह यहाँ पर पानी चला जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर का। रुड़की के नगर पंचायत इमलीखेड़ा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनोज सैनी व समस्त सभासदों को एसडीएम भगवानपुर जितेंद्र कुमार ने शपथ दिलाई। इस दौरान अध्यक्ष ने सभी के साथ मिलकर नगर पंचायत क्षेत्र के विकास की बात कही। इस दौरान नगर पंचायत के लोगों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष का फूल मालाओं से स्वागत भी किया। आपको बता दें कि नगर पंचायत चुनाव के परिणामों की घोषणा के बाद आज अध्यक्ष व सदस्यों को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया और इमलीखेड़ा नगर पंचायत भवन में समारोह का आयोजन किया गया। एसडीएम भगवानपुर जितेंद्र कुमार ने अध्यक्ष पद के लिए मनोज सैनी व 9 वार्डों में से 8 सभासदों को शपथ दिलाई है। मैंने जैसे जनता से जो वादे किए थे, उनका पेंशन का काम है, बरात घर का है, और भी काफ़ी वादे मैंने जो किए हैं, क्रिकेट ग्राउंड का है, साफ़ सफाई का है, और जो मैंने वादे किए हैं, उन्हें जनता से जो वादे किए थे उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करूंगा। और उसी के साथ मैंने ये शपथ ग्रहण आज पूरा हुआ है। मैं शपथ लिया है, मैंने जो वादे किए हैं जनता से जल्द पूरा करने की कोशिश करूंगा। अभी काम का मैंने डिसाइड किया है, जैसे कई जगह मेरे वार्ड मेंबर्स जो सभासद बन के आए हैं उनसे भी डिस्कशन मेरा हुआ है। उन लोगों ने कहा है कि गांव में जो पानी की समस्या है, जैसे सरकारी नलके जो बहुत ख़राब हुए पड़े हैं काफ़ी टाइम से, पिछले 4-5 सालों से जो सरकारी हैंडपम्प हैं वो ख़राब हुए पड़े हैं। मैं जल्द से जल्द उन्हें ठीक कराने का शुरुआत कर रहा हूँ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पूरे देश में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा, वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा। ये आरटीओ देहरादून कार्यालय के माध्यम से मनाया जा रहा और इसी को लेकर हमारे संवाददाता शिव नारायण ने आरटीओ देहरादून शैलेश तिवारी से बातचीत की। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। इस वक्त पूरे देश के अंदर सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। वहीं देहरादून की बात करें तो देहरादून आरटीओ कार्यालय द्वारा भी सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। उसी की जानकारी लेने के लिए हम आरटीओ देहरादून कार्यालय में पहुंचे और हमारे साथ आरटीओ देहरादून शैलेश तिवारी जी, उनसे जानते हैं किस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से सड़क सुरक्षा माह को मना रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सर, किस तरह के आप ये कार्यक्रम चला रहे हैं और इस कार्यक्रम में क्या? जैसे आपने पहले बताया कि पूरे देश में रोड सेफ्टी मंथ मनाया जा रहा है, कि उसी के रेफरेंस में उत्तराखंड में और हमारे यहाँ देहरादून परिवहन विभाग में हम लोग रोड सेफ्टी मंथ मना रहे हैं। इस मंथ मनाने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि रोज जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं उसको कैसे कम किया जाए, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए। तो हम लोग 2 तरीके से काम कर रहे हैं। सबसे पहला तो प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में हम लोग जा रहे हैं, वहाँ क्विज कंपटीशन करवा रहे हैं, आर्ट और पेंटिंग कंपटीशन भी किए जा रहे हैं। हम लोग कॉलेजों में क्रिकेट का प्रोग्राम भी करवा रहे हैं, क्रिकेट की प्रतियोगिता भी करवा रहे हैं। साथ ही साथ जैसे नृत्य
परीक्षण शिविर है, रैलियां हैं, तो इन सब चीज़ों को के आधार पे हम लोग प्रचार प्रसार पे फोकस कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग सेकंड जो हमारा जो टारगेट होता है वो इन्फोर्समेंट का है कि कई बार लोगों को बताने के बावजूद वो लोग नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग इन्फोर्समेंट कार्रवाई करते हैं, चालान करते हैं, गाड़ी सीज भी करते हैं। जैसे कोई बगैर हेलमेट गाड़ी चला रहा है, सीट बेल्ट नहीं लगा रखा है, शराब पी के वाहन चला रहा है, ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग कर रहा है, तो ऐसे लोगों को हम लोग पकड़ते हैं, उनका चालान करते हैं। तो जो रोड सेफ्टी मंथ है, जिसे मैंने बताया, 2 अप्रोच लेकर चल रहे हैं हम लोग। पहला हमारा प्रचार प्रसार का है और दूसरा है नियमों को पालन करवाने के लिए इन्फोर्समेंट की कार्रवाई किया जाए। और ये अपील भी करते हैं कि बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट के ना चलें और रोड सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें। मैं शिवनारायण, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर रुख करते हैं खबरों का। खबर मंगलौर से, जहां नगर पालिका अध्यक्ष और सभी सभासदों को नगर पालिका प्रांगण में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की आशीष कुमार मिश्रा द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण के बाद नगर पालिका चेयरमैन मोइनुद्दीन अंसारी ने कहा कि मंगलौर की जनता ने जिस उम्मीद और आशाओं के साथ उन्हें चेयरमैन बनाया है, उम्मीदों पर वे खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि उनका मकसद मंगलौर का विकास करना रहेगा। कस्बे में साफ सफाई पर ध्यान दिया जाएगा और सभी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। और इस मौके पर मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि मंगलौर की जनता ने मोइनुद्दीन अंसारी को जिता कर ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आज अपने शपथ समारोह में मंगलौर की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मैं अपने लोकप्रिय विधायक काजी निजामुद्दीन साहब को, अपने चाचा बोर्ड चेयरमैन चौधरी इस्लाम साहब को और मंगलौर की जनता को तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। मुझ नाचीज को उन्होंने इस लायक दौर से आज मंगलौर नगर पालिका के बोर्ड का गठन हुआ, तो मंगलौर की जनता ने कांग्रेस पार्टी समर्थित मोइनुद्दीन अंसारी साहब को चेयरमैन बनाया और तमाम 20 नगर पालिका के पार्षद चुने। उन सबको, सभी को हम लोग शुभकामना देते हैं और मंगलौर की जनता का बहुत शुक्रिया कि आपने एक बहुत अच्छा बोर्ड बनाया, अच्छे चेयरमैन को चुना। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में हो रहे राष्ट्रीय खेलों में पदक लेने के लिए पैसे लेने के गंभीर आरोप लगे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों के ताइक्वांडो प्रतियोगिता के 10 भार वर्गों के परिणाम पहले ही तय करने के आरोप लगने के बाद डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन को हटा दिया गया और इसके बाद अब 18 रेफरी और 30 कोच भी हटाए गए हैं। 16 भार वर्गों में से 10 भार वर्गों के गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल बेचने का मामला सामने आया था। और दूसरी ओर हटाए गए डीओसी प्रवीण कुमार के अनुसार मेरे खिलाफ न कोई दस्तावेजी साक्ष्य है, न फोटोग्राफ और न ही वीडियो या वॉइस रिकॉर्डिंग। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड में इस बार 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन किए जा रहे हैं। 28 जनवरी से शुरू हुए इस राष्ट्रीय खेल 14 फरवरी तक आयोजित होने हैं। कई खेलों में अव्यवस्थाओं और बाहरी खिलाड़ियों को खिलवाने के आरोप भी लग रहे हैं। वहीं ताइक्वांडो खेल इवेंट के 10 भार वर्गों में तो मेडल तक फिक्स करने की बात सामने आई है। इसके बाद इन खेलों को करवाने वाले डीओसी के बाद अब 18 रेफरी और 30 कोच तकनीकी आचरण समिति ने हटा दिए हैं। आरोप है कि डीओसी ने गोल्ड मेडल के लिए 3 लाख और रजत पदक के लिए 2 लाख और कांस्य पदक के लिए 1 लाख रुपए की मांग की थी। हालांकि हटाए गए डीओसी इन सभी आरोपों को पूरी तरह से नकार चुके हैं। वहीं नए डीओसी के अनुसार वे नियमों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। पारदर्शी तरीके से सभी इवेंट आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं सूत्रों के अनुसार इस आरोप के बाद जांच में आईएएस और आईपीएस स्तर के अधिकारी शामिल हैं। उन्हें कुछ तो मिला होगा जिसके आधार पर डीओसी को हटाया गया, लेकिन पदकों की फिक्सिंग की बात गले नहीं उतरती। अन्य आरोपों के तथ्य खंगाले जा सकते हैं, लेकिन खिलाड़ी और पदकों के स्तर पर फिक्सिंग की कोई संभावना नहीं है। ताइक्वांडो में 2 संगठनों के बीच विवाद कोर्ट तक पहुंचा है, इसलिए दूसरे एंगल से भी जांच की जा रही है। दूसरी ओर विपक्ष इसे गंभीर मामला बता रही है और अव्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
ताइक्वांडो खिलाड़ी आयोजन स्थल पर इसका विरोध भी कर रहे हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि बिना कोच के वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। वो इसके विरोध में नारे भी लगा रहे हैं। See, this actually coaches the federation cannot register. The coach are supposed to enroll by the State Olympic Association. Okay, the State Olympic Association also have a quota of 25%. If a contingent having 100, they can give only 25 supporting staff, a coach, physiotherapist, manager. Okay, if some state, if they are violating, that means they are already filled the quota, they cannot get a registration in taekwondo as a coach. That's a problem. It is not from our end. We are saying it anybody's card. If they are registered for a coach, they are getting their card. And if anybody is not having card, we are not going to allow them inside the field of play. आपके विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से आखिर किरकिरी उत्तराखंड क्यों झेले? उत्तराखंड को पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली। बढ़ चढ़कर ये इसके इंतजामात होने चाहिए थे। ये एक सुनहरा मौका था हमारे पास राष्ट्रीय फलक पर छा जाने का। ये एक सुनहरा मौका था उत्तराखंड की एज अ ब्रांडिंग करने का। लेकिन सारा कुछ जो विभाग है उसकी सुस्त रवैये ने, उदासीनता ने सारा पानी फेर दिया। वहीं दूसरी ओर अब इतना बड़ा आरोप कि ताइक्वांडो के मैच में मैच फिक्सिंग हुई है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कॉपर मेडल, ये सारे के सारे जो हैं, ब्रॉन्ज मेडल, ये सारे जो हैं बिके हैं लिटरली। तो और हटा दिया गया पदाधिकारियों को भ्रष्टाचार के चलते और इस तरह की मैच फिक्सिंग के चलते। अब क्या इसको भी डिनाई करेंगी रेखा आर्या? क्योंकि अल्मोड़ा में 20 बच्चों के भर्ती होने की खबर आई, 3 निर्णायक गणों की भर्ती होने की खबर आई, सर्दी लगने की बात कराई, और रेखा आर्या जब अल्मोड़ा पहुंचती हैं तो कहती हैं सब झूठी बातें हैं, 20 नहीं 7 ही बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी। 20 हो चाहे 7 हो, तबीयत बिगड़ क्यों रही है खिलाड़ियों की, ये बड़ा सवाल है। और वहीं भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है खिलाड़ियों के? कोच है, महाराष्ट्र के कोच है हम लोग। हमारे पास बच्चे 15 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो बहुत मेहनत के बाद नेशनल गेम्स में क्वालिफाई हुए। उत्तराखंड के बाद सबसे बड़ा टीम महाराष्ट्र टीम है, इसके 24 बच्चे क्वालिफाई हो गए। तो हमारा नाम पहले फेडरेशन ने यहाँ पे डाला था, हमारा नाम हटाया, किसी नए कोच का नाम डाला है। हमें ना हमारे गवर्नमेंट से ना खाना चाहिए ना रहना चाहिए, सिर्फ हमें एक ही चाहिए, हमारे प्लेयर के पीछे हमें बैठना है, उनको कोचिंग करना है। जो भी कोई बेनिफिट्स है वो बाकी कोच ले ले, हमें उसमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमें फेडरेशन क्या कह रहा है? कितने कोच हैं टोटल 4 कोच है महाराष्ट्र के। और फेडरेशन क्या कह रहा है? फेडरेशन ने तो एंट्री डाल दिया ना, उनका काम उन्होंने कर दिया। यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे, यहाँ पे हमें कार्ड नहीं दिया गया। अलाउ कर गए यहाँ पे नहीं अलाउ करे ना, यहाँ पे जो डीटीपीसी है वो आराम करना चाहिए। उनके पास हमारा नाम गया था, लेकिन उन्होंने हमारा नाम काट दिया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 28 जनवरी को पीएम मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया था। राष्ट्रीय खेलों में और तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन ताइक्वांडो खेल को लेकर तमाम आरोप लग रहे हैं। एक दिन पहले से हल्द्वानी में इस खेल के इवेंट शुरू हो चुके हैं। आयोजन से ठीक कुछ दिन पहले से ताइक्वांडो खेलों के 10 बार वर्गों में मेडल फिक्सिंग के आरोप लग गए। इसके बाद डीओसी और रेफरी कोच हटाने की खबरें सामने आ रही हैं। कहीं न कहीं ऐसे फिक्सिंग के आरोपों से देवभूमि की छवि धूमिल हो रही है। हालांकि मामले में 2 ताइक्वांडो संगठनों में विवाद की बात भी सामने आ रही है। विपक्ष भी आयोजनों में हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रहा है। वहीं भाजपा के अनुसार प्रदेश में भव्य तरीके से राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हो रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर सीएम धामी तक खेलों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आरोपों की पारदर्शी तरीके से जांच की जा रही है। जिन पर आरोप लग रहे हैं उन्हें हटाया जा रहा है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर के और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तक सभी खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य कर रहे हैं और पारदर्शिता से खेल हो, इसी को लेकर के काम चल रहा है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी कोई अधिकारी या कोई भी व्यक्ति खेलों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है या किसी प्रकार की सौदेबाजी करने की कोशिश कर रहा है, तो सरकार उसका संज्ञान लेकर के उनके खिलाफ जांच भी कर रही है और उनको निलंबित भी करने का काम कर रही है, उनको हटाने का भी काम कर रही है। क्योंकि देश का खिलाड़ी अगर खेलेगा तो देश बढ़ेगा, प्रदेश बढ़ेगा। मुझे लगता है कि क्योंकि उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसे पारदर्शिता से कराने का काम उत्तराखंड की सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें बाकायदा संज्ञान लेकर के जो लोग इसमें गलत तरीके से
गलत तथ्यों को लेकर के या गलत का हमारे बच्चों के साथ करने का काम करे, उनको सजा मिलने का काम होगा और कोई भी नहीं बचेगा। उत्तराखंड क्रांति दल ने इसका स्वागत किया था कि काफी समय के बाद या काफी पहली बार उत्तराखंड में किसी गेम का आयोजन हो रहा है। इन गेमों से जहां उत्तराखंड की जो वहां के जो ये कर सकते हैं युवा शक्ति है, जो स्पोर्ट्स की शक्ति है, जो वहां का टैलेंट है, वो सामने आ सकता था। लेकिन यहाँ पर भी जो सत्तारूढ़ वर्तमान सरकार ने देश विदेश में जो नाक कटवा दी है, जो हमारा सर जो झुक गया है, उसके लिए हम बीजेपी और वर्तमान सरकार, बीजेपी की वर्तमान सरकार की निंदा करते हैं। और जिस प्रकार से प्रकरण सामने आ रहा है वो बड़ा दुखद है, निंदनीय है, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के लोगों को साइड कर बाहर के लोगों को बुला करके उनको यहाँ पर खेलों में खिलवा रहे हैं और उसके बाद गोल्ड मेडलों की या सभी मेडलों की हम कह सकते हैं सरासर बेचकर बिक्री कर रहे हैं। ये एक धार्मिक सरकार की विफलता है। कोचेस को हमारे साथ नहीं अंदर आने दे रहे और उनको कोचिंग नहीं करने दे रहे, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा के दूसरे कोचेस को डाल दिया है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र। अच्छा, क्या दिक्कतें आ गई थी? हाँ, कोच को क्यों हटाया? पता नहीं अभी। अच्छा, अब आप गेम कैसे खेलेंगे? हाँ, जब कोचेस हमारे साथ रहेंगे तो हमारा 100% दे पाएंगे। तो अभी क्या करेंगे? अभी सर लोग अंदर गए बात करने के लिए, अभी पता नहीं क्या होगा। गेम खेलेंगे आप लोग? हाँ, खेलेंगे। अच्छा, क्या अगर हमारे कोचेस अगर किस तरह की दिक्कतें हो रही है आप लोगों को? कोच को हटाया? हमारे कोचेस नहीं है, अगर हमारे कोचेस अंदर आएंगे तो हम हमारा 100% दे पाएंगे। अच्छा, क्या कह रहे कोच को क्यों नहीं? हमें नहीं पता, अब जो रजिस्टर्ड कोचेस थे उनको हटा के उन्होंने उनके कोचेस लाके रजिस्ट्रेशन करवाया। दूसरे कोच आ गए? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम, मैं महाराष्ट्र से। किस तरह की दिक्कतें हैं आप लोग? हमारी सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है कि हमारे कोचेस को हमारे साथ अंदर अलाउ कीजिए, हम सिर्फ उतना ही चाहते हैं और आपकी कुछ फैसिलिटीज नहीं चाहिए हमें, हमको सिर्फ हमारे कोच हमारे साथ चाहिए। हम महाराष्ट्र से हैं, हम ताइक्वांडो खेलते हैं। किस तरह की दिक्कतें हो रही है? अभी हमारे जो 24 प्लेयर्स क्वालिफाई हुए हैं उनके साथ जो हमारे हम जिनके साथ रोज प्रैक्टिस करते हैं उन कोचेस को अलाउ ही नहीं कर रहे अंदर जाने की। देवभूमि उत्तराखंड इस बार 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में खेलों के अलग अलग इवेंट हो रहे हैं। प्रदेश के कई खिलाड़ी जहां उनकी जगह बाहरी प्रदेश के खिलाड़ियों को टीम में जगह देने के आरोप लगा रहे हैं, वहीं ताइक्वांडो खेल में फिक्सिंग के आरोप लग रहे हैं। हालांकि आयोजन से पहले ही कैसे कोई मैच फिक्स कर सकता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि फिलहाल डीओसी के साथ ही कई रेफरी और कोच को बिना पूर्व सूचना को हटा दिया गया है। कई रेफरी और कोच बाहरी राज्यों से उत्तराखंड भी पहुंच चुके हैं और अब अपना नाम लिस्ट में न होने से वो परेशान हैं और हंगामा भी कर रहे हैं। देखना होगा कि मामले में क्या वाकई फिक्सिंग हुई है या बिना किसी पुख्ता सबूत के ही इतने सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल मामले में जांच जारी है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।